कहानी की शुरुआत होती है मैडी नाम की एक प्रेग्नेंट लड़की से। वो थकी हारी अपने घर के अंदर आती है। अंदर आते ही उसे टीवी की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। उसका पति डायरेक्ट सोफे पर बैठकर ऊंची आवाज में टीवी देख रहा था। मैडी को ये आवाज अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जाकर सीधे टीवी बंद कर देती है। टीवी बंद होते ही डायरेक्ट का पारा चढ़ गया। वो बुरी तरह भड़क जाता है और मैडी को जलील करने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से पहले भी मेरे 3 बच्चे जाया हो चुके हैं। डायरेक्ट का ये बर्ताव देखकर मैडी से चुप नहीं रहा गया। वो भी पलटकर जवाब देती है कि मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना, वो बच्चे मेरी वजह से जाया नहीं हुए थे। मैडी की ये बात डायरेक्ट को बर्दाश्त नहीं हुई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो आपा खो बैठता है और गुस्से में मैडी का सिर पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारता है। मैडी दर्द से कराह उठती है। डायरेक्ट को अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली थी। खैर, रात होती है और डायरेक्ट अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक एक अजीब और तेज आवाज से उसकी आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठता है और उस आवाज का पीछा करते हुए किचन की तरफ जाने लगा। वहां पहुंचकर वो देखता है कि मिक्सर ग्राइंडर अपने आप चल रहा था। डायरेक्ट को लगा कि शायद मैडी ने इसे चालू छोड़ा होगा। वो आगे बढ़ता है और मिक्सर को बंद कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसके ठीक पीछे फ्रिज का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। ये वाकई बेहद अजीब और डरावना था। डायरेक्ट पूरी तरह चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो हिम्मत जुटाकर फ्रिज के पास गया और उसका दरवाजा बंद कर दिया कि तभी लिविंग रूम से टीवी चलने की आवाज आने लगी। डायरेक्ट तुरंत भागकर वहां पहुंचा। टीवी के सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। काले कपड़ों में लिपटी एक अजीब सी औरत वहां बैठी थी, जो बहुत तेजी से टीवी के चैनल्स बदल रही थी। डायरेक्ट ने बिना वक्त गवाए कमरे की लाइट ऑन कर दी। लाइट जलते ही वो औरत वहां से गायब हो गई, जैसे हवा में उड़ गई हो। लेकिन तभी डायरेक्ट की नजर सोफे पर पड़ी। सोफे का गद्दा नीचे की तरफ दबा हुआ था और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। डायरेक्ट समझ गया कि अभी अभी कोई ठीक यहीं पर बैठा था। डायरेक्ट इस खौफनाक मंजर को देखकर कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसके पीछे से एक भयानक काला साया निकला। पलक झपकते ही उस साये ने डायरेक्ट को दबोचा और उसका सिर जोर से दीवार पर दे मारा, ठीक वैसे ही जैसे उसने मैडी के साथ किया था। नीचे हो रहे इस शोर शराबे और चीख पुकार को सुनकर ऊपर सो रही मैडी की भी आंख खुल गई। वो घबराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी ताकि देख सके कि आखिर माजरा क्या है। जैसे ही मैडी नीचे पहुंची, डर के मारे उसकी चीख निकल गई। सामने डायरेक्ट की लाश पड़ी थी। वो मर चुका था और उसकी हालत इतनी बुरी थी कि कोई देख भी ना पाए। मैडी इस खौफनाक मंजर को देखकर सुन्न पड़ गई, लेकिन अभी उसका सामना असली खौफ से होना बाकी था। डायरेक्ट की लाश के पीछे से वही भयानक काला साया दोबारा निकला और धीरे धीरे मैडी की तरफ बढ़ने लगा। मैडी बिना एक पल गवाए जान बचाकर ऊपर की तरफ भागी। वो सीधे अपने कमरे में घुसी और दरवाजा बंद करने लगी। वो पूरी ताकत से दरवाजे को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उस साये ने बाहर से दरवाजे पर एक जोरदार धक्का मारा। धक्का इतना जबरदस्त था कि मैडी खुद को संभाल नहीं पाई। वो पीछे की तरफ गिरी, उसका सिर जमीन से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस वहां पहुंच गई। घर का नजारा देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और मैडी को अस्पताल भिजवाया। इसी बीच डिटेक्टिव शॉ वहां पहुंचे। जब उन्होंने डायरेक्ट की लाश को देखा तो वो पूरी तरह हैरान रह गए। लाश की हालत इतनी बुरी थी कि शॉ को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान किसी को इस बेरहमी से कैसे मार सकता है। दूसरी तरफ अस्पताल में मैडी को होश आया। आंखें खुलते ही उसने अपनी बहन सिडनी को सामने पाया। सिडनी की आंखों में आंसू थे। उसने मैडी का हाथ पकड़ा और बेहद भारी आवाज में बताया कि रात को उनके घर में कोई घुस आया था जिसने डायरेक्ट की जान ले ली। सिडनी की बात सुनकर मैडी ने घबराकर अपने पेट पर हाथ रखा। डॉक्टर ने जो डर जताया था वही हुआ। उसका ये बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा था। एक बार फिर अपने बच्चे को खोने का गम मैडी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। डिटेक्टिव शॉ मैडी का बयान लेने अस्पताल पहुंचे, लेकिन मैडी अपने बच्चे के जाने के गम में इस कदर डूबी हुई थी कि कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। शॉ ने उससे बात करने की कोशिश की, पर मैडी की खामोशी देखकर आखिरकार उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। इस हादसे के 2 हफ्ते बीत गए। मैडी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और सिडनी उसे वापस उसके घर छोड़ने आई। मैडी को उस सूने घर में अकेले छोड़ते हुए सिडनी का दिल घबरा रहा था। उसने मैडी से बहुत मिन्नत की कि वो अकेले रहने के बजाय उसके साथ उसके घर चले, लेकिन मैडी ने साफ मना कर दिया। रात हुई तो मैडी खुद को फ्रेश करने के लिए शावर लेने चली गई। जब वो शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकली तो कमरे में अजीब सी ठंडक थी। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। सड़क की दूसरी तरफ लगी स्ट्रीट लाइट अजीब तरीके से जल बुझ रही थी। मैडी कुछ अजीब महसूस करके खिड़की के और करीब गई ताकि देख सके कि बाहर क्या चल रहा है। तभी अंधेरे में उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। गौर से देखने पर उसे समझ आया कि एक खौफनाक काला साया बड़ी तेजी से उसी के घर की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उस साये को देखते ही मैडी का पुराना डर पल भर में वापस आ गया। वो बिना एक पल गवाए तेजी से भागकर नीचे पहुंची और पागलों की तरह घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगी। मैडी ने सारे लॉक अच्छी तरह चेक कर लिए और राहत की सांस ली, लेकिन तभी पूरे घर में अजीब सी सरसराहट और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं और अगले ही पल मेन दरवाजा, जिसे उसने अभी अभी अपने हाथों से लॉक किया था, वो खुद ब खुद पूरा खुल गया। बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा था। ये मंजर देखते ही मैडी का बचा कुचा हौसला भी टूट गया। वो बुरी तरह चीख पड़ी और उल्टे पैर भागकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद किया और पूरी रात खौफ के साए में दुबक कर बैठी रही। सुबह की पहली किरण दिखते ही मैडी ने राहत की सांस ली। उसने सबसे पहला काम ये किया कि पूरे घर की खिड़कियों को लकड़ी के तख्तों से हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है सेरेना नाम की एक लड़की की, जो एक टूरिस्ट गाइड थी।
स्क्रीन पर हम उसे कुछ लोगों के ग्रुप को संभालते हुए देखते हैं। वो उन टूरिस्ट्स को सिएटल शहर के ठीक नीचे दबे हुए एक बेहद पुराने और ऐतिहासिक भूमिगत शहर के बारे में बता रही थी। जगह काफी पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। धीरे धीरे रात हो गई और सभी टूरिस्ट वहां से एक एक करके चले गए। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। सेरेना भी अपना सामान समेटकर घर जाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी अचानक उसे अंधेरे गलियारे से किसी के चलने की आवाज आई। सेरेना ठिठक गई। उसे लगा कि शायद कोई टूरिस्ट पीछे छूट गया है या फिर कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ी और चिल्लाकर बोली कि जो कोई भी है बाहर आ जाए। लेकिन तभी अंधेरे में से एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज आई। सेरेना के मन में डर बैठ गया। वो घबराकर पीछे की तरफ भागी और दीवारों पर हाथ मारते हुए वहां की मेन लाइट्स ऑन कर दी। पूरा इलाका रोशनी से चमक उठा। सेरेना ने हांफते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसका डर थोड़ा कम हुआ ही था कि अगले ही पल ऊपर छत की तरफ से एक खौफनाक काला साया बिजली की तेजी से नीचे झपटा और सीधे सेरेना पर हमला कर दिया। जब कुछ देर बाद सेरेना को होश आया तो उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसने खुद को एक बेहद अजीब और अनजान घर में रस्सियों से बंधा हुआ पाया। वो हिल भी नहीं पा रही थी। ठीक उसी के सामने वो काला साया बेहद आराम से अपने कपड़े बदल रहा था। दूसरी तरफ कहानी वापस मैडी पर आती है। मैडी अपने घर में धोने के लिए मैले कपड़े इकट्ठा कर रही थी। वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसके कमरे की लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगीं, पर अगले ही पल लाइट खुद ब खुद ठीक हो गई। मैडी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कपड़ों की बाल्टी उठाकर नीचे बेसमेंट की तरफ चली गई। वो वॉशिंग मशीन के पास पहुंची और जैसे ही उसमें कपड़े डालने लगी तभी उसकी नजर मशीन के शीशे पर पड़ी। मशीन के उस पार शीशे के अंदर एक अनजान औरत बुरी तरह चीख रही थी और मदद की भीख मांग रही थी। ये खौफनाक नजारा देखकर मैडी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और अगले ही पल उसका पूरा शरीर जैसे वहीं पर फ्रीज हो गया। वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी। मैडी ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो। लेकिन इससे पहले कि वो औरत कुछ बोल पाती, वही खौफनाक काला साया अचानक पीछे से आया। उसने उस औरत को मशीन के पीछे से बेरहमी से घसीटा और जमीन पर पटक दिया। उसी सेकंड एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी चीज हुई। मैडी के आसपास का पूरा नजारा, उसके घर की दीवारें, सब कुछ पलक झपकते ही बदलने लगा। मैडी अचानक अपने घर से गायब होकर उस अनजान औरत के घर के अंदर पहुंच चुकी थी जहां वो साया मौजूद था। अब मैडी एक मूक दर्शक की तरह सब देख रही थी। उसकी आंखों के सामने वो काला साया उस बेबस औरत पर टूट पड़ा और बहुत ही बेरहमी से उसे जान से मारने लगा। ये खौफनाक मंजर देखकर मैडी की रूह कांप गई। वो पूरी ताकत से चिल्ला उठी। मैडी के चिल्लाते ही हवा का एक झोंका सा चला और वो झटके से वापस अपने घर के बेसमेंट में आ गिरी। सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। मैडी फर्श पर बैठी हाँफ रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या था और उसके साथ क्या हो रहा है। तभी मैडी को अपने सिर के पीछे एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने घबराकर अपना हाथ सिर के पीछे रखा जहां डरेक ने उसे मारा था। जब उसने अपना हाथ आगे देखा तो उसकी उंगलियों पर ताजा खून लगा हुआ था। ये देखकर मैडी का डर और ज्यादा बढ़ गया। कुछ देर बाद मैडी की बहन सिडनी उससे मिलने उसके घर पहुंची। मैडी की हालत देखकर वो परेशान हो गई। मैडी ने बिना कुछ छुपाए रोते हुए सिडनी को वो सब कुछ बता दिया जो अभी अभी उसके साथ हुआ था। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पागल हो रही हूं या कुछ और। सिडनी ने आगे बढ़कर मैडी को गले से लगा लिया, उसे सहारा दिया और किसी तरह शांत कराया। दूसरी तरफ पुलिस को उस कत्ल की खबर मिल चुकी थी। डिटेक्टिव शॉ जब उस मरी हुई औरत के घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। लाश की हालत देखकर वो तुरंत समझ गए कि इस औरत की मौत का डरेक के मर्डर से जरूर कोई ना कोई गहरा कनेक्शन है। दोनों को बिल्कुल एक ही बेरहम तरीके से मौत के घाट उतारा गया था। डिटेक्टिव शॉ ने अपनी टीम के साथ पूरे घर की बारीकी से चेकिंग शुरू कर दी। छानबीन के दौरान शॉ की नजर वहां रखी कुछ तस्वीरों पर पड़ी जिनमें एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज मिले जिससे पता चला कि मरने वाली औरत का नाम डॉक्टर फ्लोरेंस था, जो एक साइकेट्रिस्ट थी और अपने हर एक पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड रखती थी। डिटेक्टिव शॉ उन सारे रिकॉर्ड्स को समेटकर पुलिस स्टेशन ले आए। उन्होंने बिना वक्त गवाए फाइलों को खंगालना और स्टडी करना शुरू कर दिया। इसी दौरान शॉ ने उस छोटी बच्ची वाली फोटो एक स्केच आर्टिस्ट को सौंप दी। उन्होंने आर्टिस्ट से कहा कि इस बच्ची का एक ऐसा स्केच तैयार करो कि ये आज के वक्त यानी करीब 30 साल बाद कैसी दिखती होगी। इधर रात के वक्त मैडी अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक उसके पूरे घर की लाइट्स फिर से अजीब तरीके से जलने बुझने लगी। बिजली की उस गड़गड़ाहट और अजीब सी आवाज को सुनकर जैसे ही मैडी की आंख खुली उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके ठीक बगल में बिस्तर पर एक अनजान आदमी सोया हुआ था। ये देखकर मैडी अंदर तक डर गई। खौफ का झटका इतना जबरदस्त था कि उसका पूरा शरीर फिर से पैरालाइज हो गया। वो चाहकर भी अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अगले ही पल उस अनजान आदमी के पीछे से वही भयानक काला साया धीरे से ऊपर उठा। वो साया रेंगते हुए उस आदमी के ऊपर जाकर बैठ गया। मैडी ये सब अपनी खुली आंखों से देख रही थी पर कुछ कर नहीं पा रही थी। उस साये ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला, एक धारदार हथियार निकाला और मैडी के सामने ही उस सोते हुए आदमी पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। कमरा खून से सन गया। उस आदमी का काम तमाम करने के बाद वो कातिल साया धीरे से घूमा और सीधे मैडी की तरफ देखने लगा। यहाँ पहली बार मैडी ने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था। उसका चेहरा इतना खौफनाक और डरावना था कि मैडी की रूह कांप गई। वो पूरी ताकत से चीख पड़ी और उसी चीख के साथ वो झटके से वापस अपने खुद के कमरे में आ गई। अगली सुबह मैडी सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने रोते हुए शॉ को सब कुछ सच सच बता दिया।
उसने बताया कि कैसे उसकी आंखों के सामने डॉक्टर फ्लोरेंस का मर्डर हुआ और कैसे बीती रात उसने एक और अनजान आदमी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। मैडी की ये अजीबोगरीब बातें सुनकर डिटेक्टिव शॉ को उसकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो सदमे में है। लेकिन तभी मैडी की बहन सिडनी बीच में आई। उसने शॉ की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम आपको उस आदमी के घर का पता देते हैं, आप खुद जाकर चेक कर लीजिए। अगर वहां कोई लाश नहीं मिली तो आप हम दोनों को पागल खाने भेज देना। सिडनी की बात सुनकर डिटेक्टिव शॉ दी गई लोकेशन पर पहुंचे। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए, वहां का नजारा देखकर उनके पैर जम गए। वहां सचमुच एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसे बिल्कुल उसी बेरहमी से मारा गया था। इसके बाद पुलिस मैडी को वापस स्टेशन ले आई, जहां मैडी ने उस कातिल का एक स्केच बनाने में उनकी मदद की। जब स्केच बनकर तैयार हुआ तो शॉ की पार्टनर एंजेल ने उसे देखा। एंजेल को लगा कि मैडी का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है और वो कहानियां बना रही हैं। एंजेल का यह बर्ताव देखकर मैडी को बहुत बुरा लगा। उसका दिल टूट गया और वो बिना कुछ कहे सीधे पुलिस स्टेशन के वॉशरूम में चली गई। मैडी वॉशरूम के अंदर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। मैडी ने घबराते हुए कॉल रिसीव किया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक बेहद भारी और डरावनी आवाज आई। हेलो एमिली, मैडी ने कांपती आवाज में कहा कि तुम गलत नंबर पर फोन कर रहे हो। मेरा नाम मैडी है। इस पर दूसरी तरफ से वो रहस्यमयी शख्स हंसा और बोला कि ये नाम तो तुम्हें उन लोगों ने दिया है जिन्होंने तुम्हें गोद लिया था, लेकिन तुम्हारा असली नाम तो एमिली ही है। उस शख्स ने आगे कहा कि उन डॉक्टरों ने तुम्हें यकीन दिलाया था कि मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक वहम हूं और उन्होंने मुझे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन देखो, अब मैं वापस आ चुका हूं और मैं उन सबसे अपना बदला लेकर रहूंगा। ये बातें सुनते ही मैडी के जहन में कुछ कौंधा और उसके मुंह से अचानक निकला, ऐसा मत करो गैब्रियल। मैडी के ये कहते ही दूसरी तरफ से फोन कट गया। फोन कटने के बाद मैडी वहीं दीवार से टिक गई। वो इस बात से बुरी तरह हैरान थी कि आखिर उसे उस अनजान आदमी का नाम कैसे पता चला। इसके बाद मैडी सिडनी के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठते ही मैडी ने सिडनी को उस रहस्यमयी फोन कॉल के बारे में सब कुछ बता दिया। सिडनी ने उसकी बात सुनकर कहा कि हमें तुरंत पुलिस को इस कॉल के बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि वो उस नंबर को ट्रेस कर सकें, लेकिन मैडी ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि पुलिस वैसे भी उस पर भरोसा नहीं करने वाली, क्योंकि उनकी नजरों में वो पहले ही एक पागल लड़की थी। दोनों बहनें बिना पुलिस की मदद लिए खुद ही इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला करती हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में स्केच आर्टिस्ट डिटेक्टिव शॉ के पास आया। उसने उस छोटी बच्ची की उम्र बढ़ाकर जो नई तस्वीर तैयार की थी वो शॉ के हाथ में थमा दी। जैसे ही शॉ ने उस तस्वीर को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि खुद मैडी थी। अब शॉ का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो समझ गए कि मैडी का डॉक्टर फ्लोरेंस से कोई आम रिश्ता नहीं था, बल्कि वो बचपन में उनकी पेशेंट रह चुकी थी। शॉ बिना वक्त गवाए डॉक्टर फ्लोरेंस के केबिन से मिली डायरियों और किताबों को दोबारा खंगालने लगे। तभी एक पुरानी किताब के पन्नों के बीच शॉ को कुछ खुफिया यूएसबी ड्राइव्स मिल गईं। उन्होंने तुरंत उसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया। स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो प्ले होने लगी, जिसमें डॉक्टर फ्लोरेंस खुद मैडी के उस अजीबोगरीब केस और उसके इलाज के बारे में बात कर रही थीं। शॉ ने उस फोल्डर को और चेक किया तो उन्हें एक पुरानी ग्रुप फोटो मिली। इस फोटो में 3 डॉक्टर्स नजर आ रहे थे जो मिलकर मैडी का इलाज कर रहे थे। शॉ ने जब उन चेहरों को गौर से देखा तो उनका माथा ठनका। उन 3 में से 2 डॉक्टर्स का मर्डर हो चुका था। इसका सीधा सा मतलब था कि अब तीसरे डॉक्टर की जान खतरे में थी। शॉ ने तुरंत पुलिस रिकॉर्ड से उस तीसरे डॉक्टर का नाम और पता निकाला और तेजी से अपनी गाड़ी लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़े। इसी दौरान मैडी अपने सूने घर में अकेली बैठी थी। तभी अचानक कमरे के बड़े से शीशे में उसे उस तीसरे डॉक्टर का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। मैडी कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक बार फिर वही अजीबोगरीब जादू हुआ। मैडी का शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और वो सीधे उस डॉक्टर के आलीशान अपार्टमेंट में पहुंच गई। मैडी वहां एक साए की तरह खड़ी थी। तभी अंधेरे में से वही खौफनाक गैब्रियल वहां डॉक्टर के सामने आ धमका। डॉक्टर डर के मारे पीछे हटने लगा। ठीक इसी वक्त डिटेक्टिव शॉ भी उस डॉक्टर की बिल्डिंग के बाहर पहुंचे और अपनी गन निकालकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे। शॉ ने दौड़कर डॉक्टर के अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैब्रियल ने डॉक्टर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। शॉ ने कमरे का बिखरा हुआ सामान देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वहीं पास में खड़ी मैडी की आत्मा शॉ को देख रही थी। वो चिल्लाकर शॉ को रोकने की कोशिश करने लगी कि आगे मत जाओ, वो कातिल अभी भी इसी कमरे के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन शॉ को न तो मैडी की आवाज सुनाई दे रही थी और न ही वो उसे देख पा रहे थे। अगले ही पल कमरे की सीलिंग के पास से गैब्रियल ने चीते की तरह शॉ पर छलांग लगा दी। वो अपने धारदार हथियार से शॉ की गर्दन काटने ही वाला था, लेकिन शॉ ने फुर्ती दिखाते हुए उसका वार खाली कर दिया। दोनों के बीच कमरे में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। गैब्रियल पूरी ताकत से शॉ पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शॉ ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी जान लगाकर गैब्रियल के सीने पर एक जोरदार लात मारी और गैब्रियल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा और गैब्रियल अपनी जान बचाकर वहां से खिड़की के रास्ते अंधेरे में भाग निकला। बाहर निकलकर उसने देखा कि गैब्रियल किसी आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी खूंखार जानवर या राक्षस की तरह दीवारों और सीढ़ियों के सहारे बड़ी तेजी से नीचे उतर रहा था। उसका यह अजीब तरीका देखकर किसी के भी होश उड़ जाते, लेकिन शॉ भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सीधे नीचे की तरफ जंप लगा दी। फर्श पर लैंड करते ही वो बिना रुके गैब्रियल के पीछे पूरी रफ्तार से दौड़ने लगे। लेकिन तभी अचानक एक मोड़ पर गैब्रियल शॉ की नजरों से ओझल हो गया। शॉ ने अपनी गन तानी और सतर्क होकर आसपास देखने लगे। अगले ही पल गैब्रियल ने अंधेरे से निकलकर शॉ पर एक जोरदार हमला कर दिया।
शॉ एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए वो इस अचानक हुए हमले से घबराए नहीं। उन्होंने गैब्रियल को कड़ी टक्कर दी और उसके हर वार का करारा जवाब दिया। गैब्रियल को जल्द ही समझ आ गया कि इस पुलिस वाले को हराना इतना आसान नहीं है। खुद को खतरे में देखकर वो एक बार फिर किसी साए की तरह वहां से दुम दबाकर भाग निकला। अगली सुबह वयोवृद्ध डिटेक्टिव शॉ सीधे मैडी के घर पहुंचे। उन्होंने मैडी को सामने बिठाया और एक बड़ा खुलासा किया। शॉ ने बताया कि अब तक जिन भी लोगों का कत्ल हुआ है वो सब बचपन में मैडी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स थे। शॉ ने मैडी से उसके अतीत के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन मैडी के साथ एक बड़ी समस्या थी। उसे अपनी जिंदगी में 8 साल की उम्र से पहले का कुछ भी याद नहीं था। उसका अतीत एक गहरे काले अंधेरे जैसा था। मामले को सुलझाने के लिए शॉ ने एक ऐसी एक्सपर्ट लड़की को बुलाया जो हिप्नोटिज्म के जरिए लोगों की पुरानी यादें वापस लाती थी। उस लड़की ने मैडी को हिप्नोटाइज करना शुरू किया और देखते ही देखते मैडी अपने अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। बरसों से बंद यादों के दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। मैडी को वो सब कुछ याद आने लगा जो वो भूल चुकी थी। उसे याद आया कि कैसे बचपन में गैब्रियल नाम की वो बला उसके दिमाग के अंदर बैठकर उससे बातें किया करती थी। वो गैब्रियल मैडी के दिमाग को कंट्रोल करता था और उसे लगातार बेहद खौफनाक और बुरे काम करने के लिए उकसाता रहता था। मैडी की यादों का सिलसिला आगे बढ़ा। उसे बचपन का वो खौफनाक दिन याद आया जब गैब्रियल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थीं। गैब्रियल ने मैडी के दिमाग में एक इल्यूजन पैदा किया और उससे कहा कि जाओ और सामने रखे केक को चाकू से काटो। मैडी गैब्रियल के बहकावे में आ गई। उसने चाकू उठाया और जैसे ही वार करने वाली थी तभी अचानक उसकी आंखें खुलीं। सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां कोई केक नहीं था, बल्कि बेड पर उसकी अपनी माँ सोई हुई थी और चाकू सीधे उसकी माँ के पेट की तरफ बढ़ रहा था। खुदा का शुक्र था कि ठीक उसी सेकंड उसकी माँ की आंख खुल गई। उन्होंने घबराकर तुरंत मैडी का हाथ पकड़ लिया और उस अनहोनी को होने से रोक दिया। हिप्नोटिज्म के दौरान इस खौफनाक मंजर को दोबारा जीते हुए मैडी पूरी तरह डर गई। वो दर्द और खौफ से जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब सिडनी और शॉ ने किसी तरह मैडी को संभालकर शांत कराया तो मैडी ने हांफते हुए अपनी सुबकती आवाज में एक और अजीब बात बताई। उसने कहा कि गैब्रियल कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि मेरे अपने दिमाग के अंदर छुपा एक शैतान था जो मुझसे बुरे काम करवाता था। मैडी ने रोते हुए आगे बताया कि गैब्रियल सिडनी से बेहद नफरत करता था। वो मैडी के हाथों उसकी अपनी बहन सिडनी को भी मरवाना चाहता था। शायद गैब्रियल को इस बात का डर था कि सिडनी के मैडी की जिंदगी में आने के बाद मैडी को किसी और की जरूरत नहीं रहेगी और उसका वजूद खत्म हो जाएगा। और हुआ भी यही। सिडनी के आने के बाद वो गैब्रियल धीरे धीरे मैडी के दिमाग से गायब हो गया था, लेकिन अब वो फिर से लौट आया था। मैडी सबको गैब्रियल के बारे में बता ही रही थी कि आखिर वो बचपन में उसे कैसे परेशान करता था, पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो बरसों बाद अचानक वापस कैसे आ गया। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आया। याद है ना वो टूरिस्ट गाइड सेरेना जिसे गैब्रियल ने किडनैप करके रस्सियों से बांध दिया था? वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी रस्सियां खोलने में कामयाब हो गई। वो दबे पांव वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हुआ। जिस जर्जर छत पर वो खड़ी थी वो अचानक भरभराकर टूट गई। सेरेना सीधे नीचे आ गिरी और यहीं पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस खुला। वो कमरा कोई और नहीं बल्कि मैडी के अपने घर का ही एक सीक्रेट अटारी वाला हिस्सा था। सेरेना इतने दिनों से मैडी के ठीक ऊपर कैद थी। जब मैडी ने अपनी छत से सेरेना को नीचे गिरते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डिटेक्टिव शॉ तुरंत पुलिस टीम के साथ ऊपर उस सीक्रेट रूम की तलाशी लेने पहुंचे। वहां छानबीन करते हुए शॉ को कातिल के वही खौफनाक कपड़े और खून से सने हथियार मिल गए। अब मामला पूरी तरह पलट चुका था। सारे के सारे सबूत चिल्ला चिल्ला कर मैडी की तरफ ही इशारा कर रहे थे। पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने मैडी को डेरेक और बाकी डॉक्टर्स के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन के लॉकअप में डिटेक्टिव शॉ ने मैडी को अपने सामने बिठाया और पूछताछ शुरू की। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा कि वो घायल औरत कौन है और वो तुम्हारे घर की छत के ऊपर क्या कर रही थी। उसने कहा कि खुदा के लिए मेरा यकीन करिए, मुझे नहीं पता वो औरत कौन है और वहां कैसे आई। ये सब जरूर गैब्रियल ने ही किया है। मैडी की ये बात सुनकर शॉ की पार्टनर एंजल का खून खौल गया। उसने टेबल पर हाथ मारा और मैडी पर चिल्लाते हुए कहा कि अपनी ये मनगढ़ंत कहानियां बंद करो और सच सच बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया। एंजल का ये बर्ताव देखकर मैडी का सब्र टूट गया। वो पागलों की तरह जोर जोर से चीखने लगी कि मैं सच कह रही हूँ। और उसी पल मैडी के गुस्से के साथ ही पुलिस स्टेशन की सारी लाइट्स अचानक एक धमाके के साथ फूट गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। वहां मौजूद पुलिस वाले अभी इस अजीब वाकये से संभल भी नहीं पाए थे कि तभी अचानक डिटेक्टिव शॉ के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। शॉ ने तुरंत कॉल रिसीव किया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से वही भारी और डरावनी आवाज गूंजी। गैब्रियल लाइन पर था और वो सीधे शॉ से अपने वो कपड़े और हथियार वापस मांग रहा था जो पुलिस ने मैडी के घर से जब्त किए थे। शॉ ने घबराए बिना गैब्रियल से पूछा कि तुमने उस लड़की सेरेना को मैडी के ही घर में क्यों छुपा कर रखा था? क्या तुम मैडी को इस मर्डर केस में फंसाना चाहते हो? इस पर दूसरी तरफ से गैब्रियल बुरी तरह हंसा। उसने कहा कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो। उस बेचारी मैडी को तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि मैं इतने दिनों से उसी के घर के अंदर उसी के सिर के ठीक ऊपर छुपा बैठा था। शॉ ने अपनी आवाज और सख्त की और पूछा कि आखिर तुम हो कौन और मैडी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? गैब्रियल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं कोई बाहर का इंसान नहीं हूँ, मैं तो बस मैडी के दिमाग का एक छोटा सा फितूर हूँ और कुछ नहीं। इतना कहते ही गैब्रियल ने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद शॉ सोच में पड़ गए, क्योंकि गैब्रियल के कॉल के बावजूद मैडी की बेगुनाही का कोई ठोस कानूनी सबूत उनके पास नहीं था। आखिरकार पुलिस ने मैडी को एक बड़े से सेल में बंद कर दिया। उस लॉकअप में पहले से ही कई बेहद खतरनाक और शातिर क्रिमिनल लड़कियां बंद थीं जो मैडी को अजीब नजरों से देखने लगीं। दूसरी तरफ मैडी की बहन सिडनी को पूरा यकीन था कि उसकी बहन बेगुनाह है
और कोई उसे जानबूझकर फंसा रहा है। सिडनी ने ठान लिया कि वो मैडी के पास्ट का सच सामने लाकर रहेगी। वो अपनी गाड़ी उठाकर सीधे उसी पुराने मेंटल हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ी जहां बचपन में मैडी का इलाज चला था। जब सिडनी वहां पहुंची तो देखा कि वो आलीशान हॉस्पिटल अब पूरी तरह उजड़ चुका था और एक डरावने खंडहर में बदल गया था। सिडनी ने अपनी जान जोखिम में डाली और उस डरावने खंडहर के अंदर जाकर पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद किस्मत से सिडनी के हाथ एक पुराना बॉक्स लगा। उस बॉक्स के अंदर मैडी के बचपन के इलाज की वीडियो रिकॉर्डिंग्स वाली पुरानी VHS कैसेट्स थीं। सिडनी बिना वक्त गवाए उन कबाड़ हो चुकी कैसेट्स को समेटकर सीधे अपने घर ले आई और उन्हें टीवी प्लेयर में लगाकर बड़े ध्यान से देखने लगी। सिडनी ने कांपते हाथों से टीवी स्क्रीन पर पहली वीडियो टेप प्ले की। वीडियो से एक बहुत बड़ा राज सामने आया। वो औरत सेरेना जो मैडी के घर की छत से नीचे गिरी थी, वो कोई अनजान टूरिस्ट गाइड नहीं थी। वो असल में मैडी की सगी माँ थी। सिडनी को पता चला कि महज 15 साल की उम्र में सेरेना का रेप हुआ था और उसी भयानक हादसे के बाद मैडी का जन्म हुआ। लेकिन जब मैडी पैदा हुई तो सेरेना उसे देखकर बुरी तरह डर गई थी, क्योंकि मैडी कोई आम बच्ची नहीं थी। खौफ के मारे सेरेना ने उस नन्ही बच्ची को इलाज के लिए हमेशा के लिए उसी मेंटल हॉस्पिटल के हवाले कर दिया था। इस खौफनाक सच को जानने के बाद सिडनी ने गहरी सांस ली और अगली टेप प्लेयर में डाली। अब स्क्रीन पर जो दिखने वाला था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वीडियो में बचपन की मैडी एक कुर्सी पर बैठी नजर आई जो बेहद डरी और सहमी हुई थी। तभी डॉक्टर ने कैमरे को घुमाया और मैडी के ठीक पीछे ले गए। वहां का नजारा रूह कंपा देने वाला था। मैडी की पीठ और सिर के पीछे एक आधा अधूरा बेहद डरावना इंसानी शरीर जुड़ा हुआ था। डॉक्टर की आवाज गूंजी और सिडनी समझ गई कि यही भयानक शैतान गैब्रियल था। असल में जब मैडी अपनी माँ के पेट में थी तो उसके साथ एक और जुड़वा बच्चा भी पल रहा था, लेकिन वो दूसरा बच्चा यानी गैब्रियल पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि उसका आधा शरीर मैडी की पीठ और सिर के पिछले हिस्से से हमेशा के लिए जुड़ गया। दोनों के जिस्म के साथ साथ उनके दिमाग की नसें भी आपस में जुड़ी हुई थीं। इसी वजह से गैब्रियल बचपन से ही मैडी के दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर पाता था। वो पैदाइशी तौर पर बेहद क्रूर और शातिर था, इसलिए वो मैडी के दिमाग में बैठकर उससे खौफनाक काम करवाता था। जब गैब्रियल को कोई बुरा काम करना होता तो वो मैडी के असल दिमाग को एक अंधेरे कोने में कैद कर देता था। इसके बाद वो खुद मैडी की बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर लेता और उसके शरीर को अजीब तरीके से चलाकर तबाही मचाता था। यानी जब भी मैडी को लगता कि वो अपने घर में सुकून से बैठी है, असल में वो सिर्फ अपने दिमाग के अंदर एक भ्रम जी रही होती थी। उसी वक्त हकीकत में गैब्रियल उसके जिस्म का इस्तेमाल करके बाहर मर्डर कर रहा होता था। क्योंकि दोनों के दिमाग का एक हिस्सा जुड़ा था, इसलिए मैडी को वो सारे कत्ल अपनी आंखों के सामने लाइव दिखाई देते थे। वो बेचारी समझ ही नहीं पाई कि कत्ल करने वाला वो साया कोई और नहीं बल्कि खुद उसी का शरीर था। गैब्रियल सिर्फ दिमागी तौर पर ही शातिर नहीं था, बल्कि उसके पास गजब की काली ताकतें थीं। वो अपने गुस्से से आसपास की बिजली और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर लेता था। वो किसी सुपर विलन से कम नहीं था। बचपन में जब गैब्रियल हद से ज्यादा हिंसक और बेकाबू हो गया तो डॉक्टर फ्लोरेंस और उनकी टीम ने उसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने मैडी का एक बहुत बड़ा और रिस्की ऑपरेशन किया। डॉक्टर्स ने गैब्रियल के बाहरी शरीर को काटकर मैडी की पीठ से अलग तो कर दिया, लेकिन उसका दिमाग मैडी के भेजे से इस कदर उलझा हुआ था कि उसे निकालना नामुमकिन था। अगर वो दिमाग निकालते तो मैडी की जान चली जाती। आखिरकार डॉक्टर्स ने गैब्रियल के उस शैतानी दिमाग को मैडी के सिर के पिछले हिस्से में खोपड़ी के अंदर ही दबाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस सर्जरी के बाद गैब्रियल एक गहरी नींद में सो गया और सबने सोचा कि वो खत्म हो चुका है। पर कुछ दिन पहले जब मैडी के जालिम पति डेरेक ने गुस्से में उसका सिर पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारा तो उस तगड़े झटके से खोपड़ी के अंदर बंद वो शैतान बरसों बाद फिर से जाग उठा। जागते ही उसने मैडी के शरीर को अपने काबू में लिया और उन सारे डॉक्टर्स से बदला लेना शुरू कर दिया जिन्होंने उसे कैद किया था। टीवी स्क्रीन पर यह सब देखकर सिडनी के माथे पर पसीना आ गया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसने बिना एक पल की देरी किए तुरंत डिटेक्टिव शॉ को फोन लगाया और हांफते हुए इस खौफनाक राज के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया कि कातिल कोई बाहर नहीं बल्कि मैडी के अंदर ही छुपा है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के उस बड़े से लॉकअप में नजारा कुछ और ही था। वहां बंद खूंखार क्रिमिनल लड़कियां मैडी को एक मासूम और कमजोर लड़की समझकर तंग करने लगीं। उन्होंने मैडी को घेर लिया और बेरहमी से उसे लात खूंसों से मारने लगीं। मैडी बेबस होकर फर्श पर गिर गई और उनसे रुकने की भी भीख मांगने लगी। सिर पर चोट लगते ही अचानक पूरे पुलिस स्टेशन की लाइट्स पागलों की तरह फ्लिकर करने लगीं। बल्ब एक एक करके तड़कने लगे। जेल के उस ठंडे कमरे में एक बेहद डरावना सन्नाटा छा गया, जैसे कोई सोया हुआ दैत्य अब जागने वाला था। मैडी का पूरा शरीर अजीब तरीके से कांपने लगा। उसके मुंह से डरावनी आवाजें निकलने लगीं और अगले ही पल वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लॉकअप में बंद उन क्रिमिनल लड़कियों के खून जम गए। मैडी के सिर का पिछला हिस्सा किसी घाव की तरह बीच से खुलने लगा, हड्डियां चटकने लगीं और उस कटे हुए हिस्से से गैब्रियल का खौफनाक चेहरा बाहर आ गया। वो मंजर बेहद घिनौना और डरावना था। गैब्रियल ने मैडी के पूरे शरीर को अपने कब्जे में ले लिया था। अब मैडी का जिस्म उल्टी तरफ मुड़ चुका था। उसके हाथ पैर अजीब ढंग से हरकत कर रहे थे। वहां खड़ी लड़कियां खौफ के मारे पीछे हटने लगीं, पर गैब्रियल को उन पर जरा भी रहम नहीं आया। उसने लपक कर पहली लड़की को दबोचा और एक झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। ये देखकर दूसरी लड़की जान बचाने के लिए उस पर झपटी, लेकिन गैब्रियल की ताकत के सामने वो टिक नहीं पाई। गैब्रियल ने पलक झपकते ही उसका हाथ पकड़कर उलटी तरफ मरोड़ दिया, जिससे उसकी हड्डी टूट गई। इसके बाद उसने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए एक और लड़की के पेट को अपने धारदार औजार से फाड़ दिया। लॉकअप के अंदर चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते गैब्रियल ने एक एक करके उन सभी लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया।
फर्श खून से लाल हो चुका था। तभी इस शोर शराबे और चीखों को सुनकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर भागता हुआ वहां पहुंचा। लॉकअप के अंदर का खौफनाक नजारा देखकर उसने तुरंत अपनी गन निकाली और गैब्रियल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गैब्रियल ने फुर्ती दिखाते हुए एक मरी हुई लड़की की लाश को ढाल बनाया और गोलियों से बचते हुए सीधे ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि ऑफिसर अपनी गन रीलोड कर पाता, गैब्रियल ने झपटकर उसके हाथ से बंदूक छीन ली। उसने ऑफिसर के सिर को पकड़ा और जेल की लोहे की सलाखों पर इतनी जोर से मारा कि उसका सिर फट गया और वो वहीं ढेर हो गया। जाने से पहले गैब्रियल ने उस मरे हुए ऑफिसर की कमर से जेल की चाबियां निकाल लीं। लॉकअप से बाहर निकलकर गैब्रियल सीधे पुलिस स्टेशन के एविडेंस रूम की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने पुलिस द्वारा जब्त किए गए अपने वो अजीबोगरीब हथियार और काले कपड़े उठाए, उन्हें पहना और वहां से बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन का अलार्म बज उठा और रास्ते में उसे रोकने के लिए कई सारे पुलिस ऑफिसर्स आ गए। अब गैब्रियल ने अपना असली और सबसे खूंखार रूप दिखाया। जो भी ऑफिसर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता, गैब्रियल बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ता। उसका शरीर इतनी अजीब और अमानवीय तरीके से मुड़ रहा था कि पुलिस वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि उस पर निशाना कैसे लगाएं। उसने पूरे पुलिस स्टेशन को एक कसाई खाने में बदल दिया और एक एक करके सबको बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। इसी अफरा तफरी के बीच डिटेक्टिव शॉ भी अपनी गन तानकर वहां पहुंच गए। सामने मैडी के शरीर को तबाही मचाते देखकर शॉ ने पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे आवाज दी, मैडी, होश में आओ, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन मैडी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो तो अपने दिमाग के किसी शांत अंधेरे कोने में बेखबर बैठी थी। शरीर की कमान पूरी तरह गैब्रियल के हाथ में थी। शॉ की आवाज सुनकर गैब्रियल का गुस्सा और बढ़ गया। वो मैडी को होश में लाने के बजाय शॉ की तरफ झपटा और उन्हें जान से मारने के लिए अपना हथियार हवा में लहराया। शॉ खुद को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ठीक उसी वक्त शॉ की पार्टनर एंजेल वहां मसीहा बनकर आ गई। उसने बिना एक पल गवाए गैब्रियल पर अपनी गन से गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां लगते ही गैब्रियल थोड़ा लड़खड़ाया और पुलिस की भारी नफरी को देखकर वहां से खिड़की तोड़कर भाग निकला। इस खौफनाक मर्डर के बाद डिटेक्टिव शॉ को समझते देर नहीं लगी कि गैब्रियल का अगला निशाना कौन होगा। वो समझ गए कि गैब्रियल सीधे उसी सरकारी अस्पताल की तरफ भागा है जहां उसकी असली मां सेरेना घायल हालत में एडमिट थी। शॉ तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ दौड़े। दूसरी तरफ मैडी की बहन सिडनी पहले ही उसी अस्पताल में पहुंच चुकी थी ताकि वो सेरेना से मिलकर अपने परिवार का पूरा सच जान सके। सिडनी सेरेना के आईसीयू रूम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया और कहा कि मिलने की इजाजत नहीं है। सिडनी उससे बहस कर ही रही थी कि तभी अचानक पूरे अस्पताल की लाइट्स अजीब तरीके से टिमटिमाने लगीं। अगले ही पल उस गार्ड के सीने में लगे पेसमेकर डिवाइस में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे वो तड़प कर जमीन पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरे कॉरिडोर की बत्तियां पूरी तरह गुल हो गईं और अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद जब इमरजेंसी लाइट्स ऑन हुई तो सिडनी के सामने साक्षात मौत खड़ी थी। उसे देखकर सिडनी के हलक से चीख निकल गई। वो अपनी जान बचाने के लिए मुड़ी और कॉरिडोर में पागलों की तरह भागने लगी। भागते भागते सिडनी सीधे अपनी मां सेरेना के कमरे के अंदर घुस गई और अंदर से लॉक करने की कोशिश करने लगी। लेकिन गैब्रियल ने अपने भारी हथियारों से दरवाजे पर वार किया और अंदर दाखिल हो गया। वो कदम दर कदम सिडनी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस बीच अपने दिमाग के अंदर बंद मैडी ये सब देख रही थी और गैब्रियल को रोकने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन उसकी बॉडी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। गैब्रियल ने जैसे ही सिडनी पर आखिरी वार करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, डिटेक्टिव शॉ समय पर वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बिना कोई देरी किए सीधे गैब्रियल के सिर पर अपनी गन तान दी और उसे वहीं रुकने की चेतावनी दी। सिडनी को अब पूरा सच पता चल चुका था। वो जानती थी कि सामने खड़ा ये खूंखार कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन मैडी का ही शरीर था जिसे गैब्रियल कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए जैसे ही शॉ ने गन तानी, सिडनी जोर से चिल्लाई और उसने शॉ को गोली चलाने से रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि गैब्रियल के चक्कर में उसकी मासूम बहन की जान चली जाए, लेकिन सिडनी का यह फैसला बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। वो चीते की तरह डिटेक्टिव शॉ पर झपटा और उन्हें हवा में लहराकर फर्श पर दे मारा। शॉ उस जोरदार झटके से वहीं ढेर हो गए। शॉ को गिरते देख सिडनी ने हिम्मत दिखाई। उसने बिना वक्त गवाए फर्श पर गिरी शॉ की गन उठा ली। उसने कांपते हाथों से बंदूक सीधे गैब्रियल की तरफ तान दी, लेकिन लाख चाहकर भी उसकी उंगली ट्रिगर पर नहीं दब पा रही थी और इसी मजबूरी की वजह से वो गोली नहीं चला पाई। गैब्रियल उसकी इस कमजोरी को भांप गया। उसने पलक झपकते ही पास रखा भारी भरकम बेड उठाया और पूरी ताकत से सिडनी की तरफ फेंक दिया। सिडनी दूर जा गिरी। मौत को इतने करीब देखकर भी सिडनी ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि मैडी अपने दिमाग के किसी कोने से ये सब लाइव देख रही होगी। वो पूरी ताकत से चिल्लाई और मैडी को आवाज देने लगी। उसने कहा कि मैडी, होश में आओ, ये शरीर सिर्फ इसका नहीं है, ये तुम्हारा भी है। तुम चाहो तो इस पर वापस कब्जा कर सकती हो। सिडनी यहीं नहीं रुकी। उसने मैडी को वो कड़वा सच बताया जिसने मैडी के अंदर सोए हुए जज्बातों को झकझोर दिया। सिडनी ने चीखते हुए कहा कि तुम्हारे बच्चों के बार बार जाया होने के पीछे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि इसी गैब्रियल का हाथ था। वो कोख में ही तुम्हारे बच्चों का खून चूस रहा था ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। अपने बच्चों की मौत का सच सुनते ही दिमाग के अंधेरे कमरे में कैद मैडी के अंदर एक ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने पूरी जान लगा दी ताकि वो गैब्रियल से अपने शरीर का कंट्रोल वापस छीन सके। लेकिन बाहर हकीकत में गैब्रियल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और सीधे उस पर गोली चला दी। सिडनी खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी। इतने से भी गैब्रियल का मन नहीं भरा। वो बेड पर लेटी अपनी सगी मां सेरेना की तरफ घूमा और बड़ी बेरहमी से उनकी भी जान ले ली। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना गैब्रियल ने भी नहीं की थी। अचानक पूरा कमरा धुंधला होने लगा। अस्पताल की दीवारें गायब होने लगीं और हर तरफ सिर्फ एक गहरा डरावना अंधेरा छा गया। गैब्रियल पूरी तरह चौंक गया। वो पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगा कि आखिर ये कौन सी जगह है।
तभी उस घने अंधेरे के बीच से मैडी धीरे धीरे चलकर उसके सामने आई। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और ताकत थी। उसने गैब्रियल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि अब खेल बदल चुका है, अब मैंने अपने दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख लिया है। तभी एक और चौंकाने वाला सस्पेंस खुला। हकीकत में गैब्रियल ने न तो सिडनी को गोली मारी थी और न ही अपनी माँ सेरेना को जान से मारा था। वो सब तो बस एक दिमागी भ्रम था, एक इल्यूजन था जो मैडी ने गैब्रियल के दिमाग में पैदा किया था। ठीक वैसे ही जैसे बचपन से गैब्रियल मैडी को झूठे इल्यूजन दिखाकर बेवकूफ बनाता आ रहा था, मैडी के पास अपने शरीर और दिमाग का पूरा कंट्रोल आ गया था। उसने अपनी दिमागी ताकत से गैब्रियल को घसीटा और अपने ही जहन के अंदर बनी एक बेहद मजबूत और अंधेरी जेल में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। गैब्रियल को कैद करते ही मैडी झटके से असली दुनिया में वापस होश में आ गई। उसने अपनी आंखें खोली। उसके होश में आते ही उसके सिर के पीछे खुला हुआ वो खौफनाक हिस्सा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो गया और गैब्रियल का नामो निशान मिट गया। मैडी ने दौड़कर अपनी बहन सिडनी और माँ को गले से लगा लिया।